अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 टॉपिक नंबर 2.6 क्वांटम नंबर एंड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बेटा क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल्स। तो इससे पहले आपने लफ्ज़ ऑर्बिट और ऑर्बिटल नहीं सुना होगा। ठीक है, तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल सेम नहीं है। ऑर्बिट एक अलहदा चीज़ है और ऑर्बिटल एक अलहदा चीज़ है, तो दोनों के दरमियान बाकायदा एक फ़र्क मौजूद है। ठीक है, तो बोहर में आपने ऑर्बिट का लफ्ज़ ज़रूर सुना होगा। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना है, शेल कहें या ऑर्बिट कहें बात एक ही है। शेल कहें या ऑर्बिट कहें बात एक ही है, लेकिन क्या बेटा, ऑर्बिटल एक अलग चीज़ है। ऑर्बिटल एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो क्वांटम केमिस्ट्री में, मॉडर्न केमिस्ट्री में ऑर्बिटल एक अलग चीज़ है, ऑर्बिट एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो भी पढ़ रहे थे क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, एक एटम के बिल्कुल अंदर जा रहे, तो वहाँ पे क्या है बेटा, एक ऑर्बिटल अलग चीज़ है और ऑर्बिट एक अलग चीज़ है। तो आपने जब बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था तो उसमें देखा था बेटा, न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट थे जिनको शेल्स भी कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं बेटा, शेल्स भी कहते हैं। तो यहाँ मैं मुकम्मल ऑर्बिट नहीं बना रहा क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो आप जानते हैं कि पहले ऑर्बिट को क्या बोलते हैं बेटा, के शेल भी बोलते हैं। ठीक है, पहले ऑर्बिट का नाम क्या था बेटा, के, दूसरे का नाम था एल, तीसरे का नाम एम और चौथे का नाम एन, इसी तरीके से था। तो ये क्या बेटा, ऑर्बिट है। तो बोहर ने बताया था इलेक्ट्रॉन अपने एक ऑर्बिट में मौजूद है। इलेक्ट्रॉन का बेटा अपने ऑर्बिट में मौजूद है। और ये ऑर्बिट कहाँ बनता है? ठीक है, तो ऑर्बिट क्या है बेटा, एक अपने एक फिक्स डिस्टेंस पे बनता है। बताया था ना कि ऑर्बिट कहाँ बनेगा, जहाँ उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, NH/2 पाई हो। तो बोहर ने बताया था कि जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, NH/2 पाई हो। ठीक है, तो ऑर्बिट वहीं बनेगा। पहले ऑर्बिट यहाँ बनेगा, दूसरा ऑर्बिट यहाँ बनेगा। ठीक है, दूसरा ऑर्बिट में n की जगह H/2 पाई हो जाएगा। तीसरे ऑर्बिट की जगह n की जगह 3H/2 पाई। चौथे ऑर्बिट के लिए 4H/2 पाई। तो इससे बताया था कि ऑर्बिट एक फिक्स डिस्टेंस से बनेगा न्यूक्लियस से। ठीक है, तो जब न्यूक्लियस से फिक्स डिस्टेंस से ऑर्बिट बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी उसी ऑर्बिट में मौजूद होगा। इलेक्ट्रॉन भी कहाँ मौजूद होगा बेटा, उसी ऑर्बिट में मौजूद होगा। ना यहाँ होगा ना यहाँ होगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन का होगा अपने एक फिक्स ऑर्बिट में मौजूद होगा और उसकी डेफिनेट एनर्जी होगी। ये भी बात ठीक है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ऑर्बिट कहते हैं। लेकिन क्वांटम केमिस्ट्री में हम ऑर्बिट को नहीं कहते हैं। अब ऑर्बिटल क्या है? ठीक है, ये तो आपने देख लिया। तो बोहर के मुताबिक क्या था बेटा, एक एटम का जो मॉडल था वो प्लेनर था। क्या था बेटा, प्लेनर। 3 डायमेंशनल नहीं था, प्लेनर, यानी कोई एक चिपटी चीज़ होती है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि ये पेज आप देख सकते हैं, ये चिपटी चीज़ है। क्या ये 3D है? नहीं, 2D है। इसकी 2 डायमेंशन है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। 3D क्या होता है, जैसे कि आपने फुटबॉल देखा होगा। ठीक है, अर्थ भी कोई चिपटी चीज़ नहीं है। अर्थ भी जो है वो कोई चिपटी चीज़ नहीं है। वो क्या है बेटा, एक स्फीयर टाइप का। ठीक है, तो उसमें 3 डायमेंशन होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, बात समझ में आ रही। ये क्या है बेटा, आपके पास वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है बेटा, जेड एक्सिस है। किसी को भी अगर आप इसको एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, इसको वाई बोल रहे हैं तो इसको जेड कहेंगे। ठीक है, अगर इसको एक्स बोल रहे हैं, इसको वाई कह रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे बेटा, जेड एक्सिस कहेंगे। तो इसकी 3 डायमेंशन है। कितनी डायमेंशन बेटा, आपके पास 3 है। ठीक है, तो इससे पहले बोहर में क्या था बेटा, एक एटम क्या था आपके पास, प्लेनर स्ट्रक्चर था। लेकिन अब जो आपके पढ़ रहे हैं क्वांटम केमिस्ट्री, ठीक है, उसमें क्या ऑर्बिटल का वर्ड आ रहा है। अब ऑर्बिटल का वर्ड जब आ रहा है तो एटम में क्या मौजूद होंगे बेटा, ऑर्बिटल मौजूद होंगे। ठीक है, अब वो जो ऑर्बिटल होंगे वो 3 डायमेंशन में होंगे, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। तो अब कोई एटम जो है वो प्लेनर नहीं होगा, चिपटा नहीं होगा, बल्कि एटम क्या होगा बेटा, 3 डायमेंशन में होगा। ठीक है, तो बोहर का मॉडल जो है वो थोड़ा बहुत फेल हो जाता है और फिर हमारे पास नई चीज़ें, नए कंसेप्ट आते हैं। ठीक है, तो आज इसको देखते हैं क्या है हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू बोहर, एन इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल एंड फॉर्म सर्कुलर पाथ। तो बोहर का मतलब यही था, एक इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, पार्टिकल है। तो हमने अभी अब तक यही जाना है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, पार्टिकल है। ठीक है, लेकिन क्लास 10 फिजिक्स में आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट क्या है बेटा, एक विजिबल वेव है। अगर हम अपने ऑब्जर्वेशन में भी देखें, एक विजिबल वेव है, वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, उसकी कितनी नेचर है, 2 नेचर। आपने भी पढ़ा कि लाइट हैज़ डुअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव। ऐसा सुना? ठीक है, ये भी सुन लिया। तो अब क्या, जब हमारे पास एक थ्योरी आती है, एक नई थ्योरी आती है, मॉडर्न रिसर्च होती है, तो हमें एक बात पता चलती है। वो बात ये पता चलती है कि कोई अगर मैटर पार्टिकल है, हमारे पास क्या है बेटा, मैटर पार्टिकल। लाइट मैटर पार्टिकल नहीं है, लाइट इटसेल्फ इज अ वेव। ठीक है, इटसेल्फ इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें कोई मैटर मौजूद नहीं है। लेकिन जब आगे की बात चलती है तो हमारे पास आती है एक वेव मैकेनिकल थ्योरी। और इस वेव मैकेनिकल थ्योरी के मुताबिक क्या है बेटा, आपके पास कोई अगर मैटर भी मौजूद है,
तो मैटर के साथ ये वेव एसोसिएटेड है। तो सोचिए ये कोई मैटर है, तो ये अगर मूव कर रही है तो इसके साथ ही वेव एसोसिएट है, इसके पास ये वेव लेंथ है, ठीक है। तो इसकी नेचर क्या है बेटा, वेव नेचर। इसकी क्या है बेटा, वेव नेचर। तो कोई भी अगर मूविंग बॉडी है, कोई भी अगर क्या है बेटा मूविंग बॉडी है, तो उसके साथ क्या है बेटा, वो उसके साथ वेव एसोसिएट होगी, यानी उसके पास वो क्या है बेटा, एज अ वेव मूव करेगी। तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में मौजूद होगा तो वो भी क्या होगा बेटा, वेव नेचर में होगा। किस तरीके से होगा बेटा, वेव नेचर में। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर में नहीं होगा बल्कि वेव नेचर में होगा। तो इस तरीके से मॉडर्न थ्योरीज हमारे पास आती है और इसमें से श्रोडिंगर एक अपना नया कंसेप्ट पेश करते हैं जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल मौजूद होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात होंगे। तो खैर अभी बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन इसको पढ़ते हैं फिर आपको बातें समझ में आने लगेगी। तो अकॉर्डिंग टू बोहर एन इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। तो बोहर ने इलेक्ट्रॉन को क्या समझा, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ठीक है। लेकिन अब आप क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नहीं समझेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को इसके बाद आप समझेंगे इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, एक वेव है, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे, जब नॉर्मल चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल ही समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बोहर एन इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल एंड फॉर्म सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन क्या बेटा, एक सर्कुलर पाथ बनाता है अराउंड द न्यूक्लियस, जिसको ऑर्बिट कहते हैं या शेल कहते हैं, ठीक है। अब आ गए एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम है डी ब्रोए। क्या है, डी ब्रोए। पढ़ने में आएगा आपको डी ब्रोगले, ठीक है। तो क्या है बेटा, डी ब्रोए कंसिडर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेव, ठीक है। इससे पहले हम समझते थे इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, अपने ऑर्बिट में मौजूद है, अपने ऑर्बिट में मौजूद है और रिवॉल्व कर रहा है, अपने ऑर्बिट में मौजूद है और रिवॉल्व कर रहा है। उसके बाद एक नया नज़रिया आ गया डी ब्रोए। तो डी ब्रोए ने अपना हाइपोथेसिस दिया, ठीक है, और कहा कि जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके ऑर्बिट में वो क्या है बेटा, एज वेव है, ठीक है। तो देखें, सोचिए ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये एक समझिए ये बोहर का ऑर्बिट है, ठीक है, डॉट डॉट से बनाया बोहर का ऑर्बिट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से बेटा, एज वेव मौजूद है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एज वेव मौजूद है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ पार्टिकल नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है एक वेव इस तरीके से अपने ऑर्बिट में मौजूद है। तो जब इलेक्ट्रॉन एज वेव मौजूद होगा तो हमें इसका क्या नहीं पता चलता। हीजनबर्ग का आपने अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, मैंने आपको डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ाते हुए पढ़ाया था कि जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था वो किसके अगेंस्ट था, हीजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल के मुखालिफ था। तो हीजनबर्ग का अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल क्या था, तो उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो डी ब्रोए ने कंसिडर किया मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेव, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे छोटी बॉडीज के जिसका मैथ बहुत लाइटर होता है, ठीक है, उसके साथ क्या बेटा, वेव एसोसिएट होगी। अगर ये भी मूव करेगी तो इसके साथ ही वेव मौजूद होगी, लेकिन उस वेव को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मैथ बहुत कम होता है तो उसके साथ भी क्या बेटा, वेव एसोसिएट होती है और उस वेव को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो खैर इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात नहीं समझ, इतना याद रखें कि बोहर ने, वो आपको डी ब्रोए ने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या है जो मूव कर रहा है, एज वेव मूव कर रहा है। इन बोहर एटम द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद स्पेसिफिक वेलोसिटीज। तो आपने इस बात को ही पढ़ा है कि बोहर एटम में क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है स्पेसिफिक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, इन ऑर्बिट्स ऑफ स्पेसिफाई रेडियाई। तो रेडियाई क्या बेटा, स्पेसिफाई है बोहर एटम में। रेडियाई जो है, रेडियस जो है आपका एक फिक्स्ड है, फिक्स रेडियस पर ही ऑर्बिट बनेगा। अगर फिक्स डिस्टेंस से ऑर्बिट बन रहा है तो आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स एक्यूरेटली पता है। अगर फिक्स ऑर्बिट में क्या बन रहा है, अगर फिक्स डिस्टेंस से ऑर्बिट बन रहा है तो आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक्यूरेटली पता है, ठीक है, और उसके साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी पता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अगर इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में मौजूद है तो आपको फिक्स पोजीशन नहीं पता और उसकी फिक्स वेलोसिटी भी पता है। लेकिन डी ब्रोए ने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, एज वेव है, और इसको आगे जाके साबित भी किया डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के जरिए कि इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, एज वेव मूव करता है अपने ऑर्बिट में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बेटा, हीजनबर्ग का एक अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल है जिसके मुताबिक क्या है बेटा, जो हम ये दोनों क्वांटिटीज है इसको फाइंड नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो हीजनबर्ग का अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल आपको डिफेक्ट्स ऑफ बोहर में थोड़ी बहुत बातें उसमें आपको बताई थी, तमाम बातें आपको याद आनी चाहिए। तो बोहर एटम में क्या है बेटा, आप इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक वेलोसिटी और उसका रेडियस यानी पोजीशन आप आसानी से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, लेकिन जब डी ब्रोए ने कह दिया इलेक्ट्रॉन वेव है तो हीजनबर्ग के अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक आप इन दोनों क्वांटिटीज़ को एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। और इस तरीके से क्या है बेटा, बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो क्या है बेटा, पीछे रह जाता है और फिर श्रोडिंगर आते हैं अपनी वेव इक्वेशन की मदद से एक इलेक्ट्रॉन का बेहतरीन मॉडल देने की कोशिश करते हैं और वही मॉडल आज हम पढ़ेंगे, ठीक है।
तो in order to solve this difficulty, Schrödinger described the movement of an electron as wave in 3-dimensional space. तो इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए जो हिजनबर्ग ने कह दिया कि आप दोनों चीज़ें एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, वेव है। तो जब इलेक्ट्रॉन वेव होगी तो आप उसकी पोजिशन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, आप उसकी स्पेसिफिक वेलोसिटी भी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, एज वेव है। तो इज ऑर्डर टू सॉल्व दिस डिफिकल्टी श्रोडिंगर डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेव। तो श्रोडिंगर ने मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से डिस्क्राइब किया, एज वेव डिस्क्राइब किया इन 3-डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। तो डी ब्रोय ने ये तो नहीं कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 3-डायमेंशनल स्पेस में, लेकिन श्रोडिंगर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है बेटा, जो मूव कर रहा है एज वेव इन 3-डायमेंशनल स्पेस। 3-डायमेंशनल क्या होता है, ये अब तक आप फिजिक्स फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ के समझ चुके होंगे, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, जिसमें 3 डायमेंशंस मौजूद होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है एज ए वेव इन 3-डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस है, उसमें 3 एक्सिस मौजूद होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी एक्सिस में मूव करेगा, ठीक है, लेकिन एज वेव, नॉट एज अ पार्टिकल। तो बोहर तक क्या था बेटा, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था, डी ब्रोय ने कहा इलेक्ट्रॉन वेव है, हाइजेनबर्ग ने कहा कि आप इसकी पोजीशन और इसकी वेलोसिटी एक साथ नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो श्रोडिंगर ने इस मसले के हल के लिए बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या एज वेव अपने 3-डायमेंशनल स्पेस में मौजूद है, ठीक है, एज वेव मौजूद है, नॉट एज अ पार्टिकल मौजूद है। अब वो जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, वो जो एक 3-डायमेंशनल स्पेस है जहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसकी डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है। पेपर में आपसे पूछी जा सकती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं या ऑर्बिटल क्या होते हैं। तो ऑर्बिट और शेल को तो आप समझ चुके हैं, अब ऑर्बिटल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। दी रीजन इन 3-डायमेंशनल स्पेस। तो 3-डायमेंशनल स्पेस में जो रीजन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के आगे पीछे या उसी के ऊपर जो रीजन है हमारे पास, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। तो 3-डायमेंशनल स्पेस का क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, इम्कानात है, वो सबसे ज़्यादा हो, उस जगह को कहते हैं बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था बेटा, इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन थी वो फिक्स थी, ठीक है, लेकिन जो आपको श्रोडिंगर ने दिया इसमें क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है, बल्कि ये बताया है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात है इस जगह, और उस जगह को नाम दिया है एटॉमिक ऑर्बिटल। ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये होगी, सिर्फ ये बताया कि इस खास एरिया में इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, उसके इम्कानात ज़ाहिर किए। ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी, क्योंकि हिजनबर्ग ने भी कहा था कि आप दोनों चीज़ें एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या बताई बेटा, प्रोबेबिलिटी बताई कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जा सकता है, और उस एरिया को आप कहेंगे बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल। अब एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो आप ये देख लें। तो एक शेल में मौजूद होते हैं बेटा मुख्तलिफ किस्म के सब शेल। तो पहला शेल है के, दूसरा है एल, तीसरा है एम, चौथा है एन, ठीक है। तो के शेल में एक सब शेल पाया जाता है, एस सब शेल, ठीक है, जिसको सब एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, ठीक है। एल शेल में पाया जाता है 2 सब शेल, एक एस और एक पी, ठीक है। तीसरे शेल में पाया जाता है 3 सब शेल, एस पी डी। चौथे शेल में पाया जाता है 4 सब शेल, एस पी डी एफ, ठीक है। तो आपने देख लिया, तो शेल्स बढ़ रहे हैं तो सब शेल की तादाद भी बढ़ रही है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है। अब एक बात और याद रखें कि एस के ऑर्बिटल कितने होते हैं, एस सब शेल के ऑर्बिटल होते हैं बेटा 1, ठीक है। पी सब शेल के ऑर्बिटल होते हैं 3, ठीक है। कौन सा ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। डी सब शेल के ऑर्बिटल होते हैं आपके पास 5, और एफ सब शेल के ऑर्बिटल होते हैं आपके पास 7। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात है आपको याद रखनी। देखें, एस का 1 एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, पी के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, डी के आपके पास 5 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। और एफ के कितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं आपके पास, 7 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। इससे भी आप वाकिफ़ होंगे कि आप कभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की होगी कि एस सब शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो एस सब शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, पी सब शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, डी में आते हैं टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एफ में आते हैं टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये भी बात सीख लें। तो तमाम क्वांटम नंबर पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि हम बात को आसानी से समझ सकें। के में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है, ठीक है, के में इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे शेल में 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
ठीक है। शुरू शुरू में यही था बोहर की स्कीम के मुताबिक, लेकिन ये मॉडल चलता नहीं, ठीक है। इसको भी क्या है बेटा, मुख्तलिफ एनर्जी लेवल से डिवाइड करते हैं। तो बेटा ये जो के दो शेल है, ये के के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किस में आते हैं, एस में आते हैं, ठीक है, आपने देखा, ठीक है। तो इधर देखिए जो आपके एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो किस में आते हैं बेटा, एस को 2 मिलेगा, पी को 6 मिलेगा, एस को 2 मिलेगा और पी को 6 मिलेगा। देखें एस को 2, पी को 6, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, ओके। एम में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन में एस को 2 मिलेगा, पी को 6, डी को 10, ठीक है। इसको जमा करें 18 हो जाएगा, 10 6 16, 16 तो 18, ठीक है। और एन में देखिए चौथे शेल में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 32 इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ सब एनर्जी लेवल में होंगे, ठीक है। एस में 2 होंगे, पी में 6 होंगे, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इनको जमा करेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, तो 14 10 24, 24 6 30, 30 2 32, ठीक है। इतनी बात कर लेने, ओके। अब एक बात और सुन लें, एक एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक एटॉमिक ऑर्बिटल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो मैंने बताया एस के कितने ऑर्बिटल होंगे, आपके पास एक होगा, ठीक है। तो एस के एक एटॉमिक ऑर्बिटल होगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। पी के टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो उसमें टोटल होंगे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी एक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आप इधर देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से डी के 5 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं और हर एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल डी में आ जाएगा आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। एफ में टोटल 7 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होंगे और हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, ठीक है। तो हम जिससे काम करेंगे बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल से काम करेंगे। सब एनर्जी लेवल के बारे में आप जानते ही हैं, आप देख ले बेटा। तो पहले शेल में बेटा एक आपके पास क्या है बेटा, एक सब शेल मौजूद है, यही एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो पहले शेल में एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, जो सब शेल है वही एटॉमिक ऑर्बिटल है। पहले शेल में जो सब शेल है वही एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। ये क्या है बेटा, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारे पास, ठीक है, जिसमें क्या है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, तो बोहर के मुताबिक क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो भी है वो यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर है हमारे पास, अगर है, या चले 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो कहाँ मौजूद होगा बेटा, अपने ऑर्बिट में मौजूद होगा, ठीक है। ऐसे ही था ना, पहले ऑर्बिट में मौजूद होगा, ना यहाँ होगा ना यहाँ होगा, बोहर के मुताबिक ये भी था। लेकिन श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ होगा, तो श्रोडिंगर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में, वो यहाँ 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 कहीं भी पाया जा सकता है, यहाँ 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 कहीं भी पाया जा सकता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया। क्या बन गया बेटा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया। तो अपने ऑर्बिटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन बेटा कहीं भी पाया जा सकता है। तो इससे क्या पता चला, हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चली, हमें क्या पता चली बेटा, प्रोबेबिलिटी पता चली कि इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ मौजूद हो सकता है, ठीक है। क्या पता चली, प्रोबेबिलिटी पता चली कि इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ अपने एटॉमिक ऑर्बिटल में इस 3 डायमेंशनल रीजन में मौजूद हो सकता है, लेकिन हम इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन बोहर क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा था। तो श्रोडिंगर ने बेटा इलेक्ट्रॉन को क्या समझा, वेव समझा, और 3 डायमेंशनल से बताया कि इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात जहाँ होंगे उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, एक एस ऑर्बिटल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात है, ठीक है। अब सोचे किसी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है, किसी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, या इलेक्ट्रॉन जम करके आगे गए पी ऑर्बिटल में, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल कितने होंगे, टोटल पी ऑर्बिटल होंगे आपके पास 3। कितने होंगे बेटा, 3। तो देखें पी के कितने ऑर्बिटल आपके पास 3 हैं, ठीक है। पी में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पी के कितने ऑर्बिटल होंगे आपके पास, 3, ठीक है, 3 ऑर्बिटल, हर एक में 2 आएगा, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो देखिए मैंने यहाँ पे पी के 3 ऑर्बिटल बनाए, ठीक है। तो और सबके शेप अलग अलग होते हैं। एस का शेप होता है स्फेरिकल, इसको मैं दोबारा पढ़ाऊँगा, ये आपको बता रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो एस का शेप होता है स्फेरिकल और पी का शेप होता है बेटा आपके पास डम्बल, ठीक है, जो बॉडी बिल्डिंग करने के लिए डम्बल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। तो पी का शेप कैसा होता है बेटा, पी ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बल, और पी के टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे, 3। डी तक हम बात को लेकर अभी नहीं जाएंगे। तो पी में भी आप देखेंगे बेटा डिफरेंट डायरेक्शन है ऑर्बिटल्स के, ठीक है। तो पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, देखिए मैंने 3 बनाए तो हैं, ठीक है। तो पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक की डायरेक्शन है बेटा एक्स एक्सिस पर, 3 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल पी का मौजूद है एक्स एक्सिस पर, ठीक है।
देख रहे हैं। तो दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है पी का, वो कहाँ है बेटा, वाई एक्सिस पर मौजूद है। ठीक है, कहाँ मौजूद है बेटा, वाई एक्सिस पर मौजूद। इसी तरीके जो तीसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कहाँ मौजूद है आपका बेटा, जेड एक्सिस पर मौजूद है। कहाँ मौजूद है बेटा, जेड एक्सिस पर मौजूद है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो मैंने बताया कि आपको हर एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये समझिए, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है जो एक्स एक्सिस पर है, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, एक इधर और एक इधर। ठीक है, इसमें भी बेटा एक इधर इलेक्ट्रॉन होगा, एक इधर इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कैसे होगा बेटा, एस वेव होगा। हम ये नहीं बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, ठीक है। हम ये नहीं बता सकते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, हम ये नहीं बता सकते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि बेटा इलेक्ट्रॉन जो है इस एरिया में पाए जाने के इम्कानात मौजूद हैं, ठीक है। कोई शख्स अगर कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है पी ऑर्बिटल में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो हम नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन को। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि बेटा जो एक एक्स एक्सिस पर मौजूद हो सकता है, एक्स एक्सिस पर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं, वाई एक्सिस पर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं, और जेड एक्सिस पर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। लेकिन एज अ वेव, ठीक है, पार्टिकल होता तो हम बता सकते हैं, लेकिन क्या है बेटा, एज अ वेव मौजूद है, हम उसकी पोजीशन नहीं बता सकते, सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात हैं। तो पी ऑर्बिटल में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पाए जाने के इम्कानात होंगे वो कहाँ होंगे बेटा, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर, ठीक है। तो हम चाहें तो इन तीनों को मिला भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको उठा के इसके ऊपर रख दें, इसको उठा के इसके ऊपर रख दें, इसको उठा के इसके ऊपर रख दें, ठीक है। तो पहले शेल में बेटा सिर्फ एक एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है। दूसरे शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं। तीसरे शेल में आपके पास, ठीक है, पहले शेल में एस का सिर्फ एक ऑर्बिटल, दूसरे शेल में एस का एक, पी के 3 ऑर्बिटल। इस बात को याद रखना, ठीक है। पहले शेल में एस का एक ऑर्बिटल, दूसरे शेल में एस का एक ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल, ठीक है। तीसरे शेल में एस का एक ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल, डी के 5 ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही है, ओके। चौथे शेल में एस का एक ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल, डी के 5 ऑर्बिटल और एफ के 7 ऑर्बिटल, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो मैंने ऑर्बिटल बताया, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखे हुए, ये क्या लिखे बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑर्बिटल में आपके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं, बात को समझते हैं वो क्या लिखा हुआ है। The region in 3-dimensional space around the nucleus of an atom where the probability of finding an electron is maximum called atomic orbital। तो उसको क्या कहेंगे, जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात तो बहुत ज़्यादा, उसको एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे उस स्पेस को। The energy of electron in atomic orbital is always the same। तो ये इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में कहीं भी मौजूद हो, चाहे इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, कहीं भी हो अपने ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी सेम रहेगी। उसकी एनर्जी क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास मौजूद है श्रोडिंगर थ्रो इज वेव इक्वेशन। जो श्रोडिंगर ने अपनी एक वेव इक्वेशन बनाई, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेव इक्वेशन है, उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। तो अपनी वेव इक्वेशन के जरिए कुछ मैथमेटिकल इंटीजर्स कैलकुलेट की, तो कुछ मैथमेटिकल नंबर कैलकुलेट किए विच आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा, क्वांटम नंबर कहते हैं। और उसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मौजूद हो सकता है, किस किस ऑर्बिटल में मौजूद हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रोटेट करता है, ठीक है। तो क्वांटम नंबर की टोटल तादाद है 4। एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये चारों क्वांटम नंबर हमें क्या मालूमात फराहम करेंगे। तो पहला क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये हमें एनर्जी लेवल्स के बारे में बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो ताल्लुक है वो किस एनर्जी लेवल से, ठीक है। अब इसके बाद इसी को पढ़ेंगे। दूसरा क्वांटम नंबर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये हमें सब एनर्जी लेवल के बारे में बताएगा, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। वीडियो बड़ी लंबी भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके जो तीसरा आपके पास क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये हमें क्या बताएगा बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल की डायरेक्शन के बारे में बताएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको एटॉमिक ऑर्बिटल की डायरेक्शन के बारे में बताया। एस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। पी की क्या बेटा डायरेक्शन है, पी की डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको डायरेक्शन के बारे में बताएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका चौथा क्वांटम नंबर वो स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताएगा। जैसे कि आपने देखा होगा मिसाल के तौर पे, ये जो अर्थ है किसके गिर्द रिवॉल्व होती है, किसके गिर्द घूमती है बेटा, सन के, ठीक है। एक तो अर्थ क्या है बेटा, एक तो सन के गिर्द चक्कर काटती है, और इसके अलावा अर्थ जो है वो स्पिन भी करती है। स्पिन करने की वजह से ही दिन और रात आते हैं, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर हम इलेक्ट्रॉन के स्पिन को देखेंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तरफ।
अब पढ़ते हैं बेटा पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो बहुत सारी बातें आप जान चुके हैं, तो अब आज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पढ़ लेते हैं क्या है हमारे पास। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सबसे पहले जो रिप्रेजेंट करेंगे वो किससे करेंगे, द वैल्यू ऑफ एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका रिप्रेजेंटेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है आगे जाके। ठीक है, द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन बोहर एटम आर रिप्रेजेंटेड बाय एन। तो बोहर के जब आपने एनर्जी लेवल पढ़ा था तो तमाम एनर्जी लेवल को N1 N2 N3 N4 से शो किया गया था। ठीक है, ऐसे ही था, एक न्यूक्लियस, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑर्बिट। तो पहला ऑर्बिट n=1, दूसरा ऑर्बिट n=2, तीसरा ऑर्बिट 3 और चौथा ऑर्बिट 4। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी n=1, 2, 3 और 4 को क्या कहते हैं बेटा, क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, और कौन सा क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बाय श्रोडिंजर। तो श्रोडिंजर ने इसी n=1, 2, 3 और 4 को क्या कहा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आप जानते हैं जीरो कभी नहीं हो सकती, ना जीरो आपने देखी है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू शुरू हो रही है 1 से शुरू हो रही है और ये इन्फिनिटी तक जा सकती है। कहाँ तक जा सकती है बेटा, इन्फिनिटी तक। लेकिन हम जो है वो सिर्फ मैक्सिमम 7 से 6 ऑर्बिट तक ही काम करते हैं। तो इट्स वैल्यू आर नॉन जीरो, तो इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। ठीक है, नॉन जीरो होगी मतलब जीरो नहीं होगी। ठीक है, जीरो के अलावा होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव भी वैल्यू होती लेकिन नेगेटिव नहीं होगी। तो यहाँ वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और अप टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तक जा सकती। कहाँ तक जा सकती है बेटा, इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा सकती। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो द वैल्यू ऑफ एन रिप्रेजेंट द शेल। तो एन की वैल्यू से हमें क्या पता चला बेटा, शेल नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक है, एनर्जी लेवल, पहले शेल की एनर्जी कम होती है, दूसरे शेल की एनर्जी ज़्यादा होती है, तीसरे शेल की एनर्जी और ज़्यादा, चौथे शेल की एनर्जी और ज़्यादा। तो वैल्यू ऑफ एन रिप्रेजेंट द शेल और एनर्जी लेवल इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो हमें ये पता चलेगा इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल पर मौजूद है, किस मेन एनर्जी लेवल पे मौजूद है, किससे बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ये पता चलेगा। ठीक है, फॉर n=1 के, पहले ऑर्बिट के लिए, दूसरे के लिए n, तीसरे के लिए m, चौथे के लिए n। फॉर n=1 और शेल नंबर k, n=2 शेल नंबर l, n=3 शेल नंबर m और n=4 यानी शेल n। ठीक है, इतनी बात कर लें। और पहले शेल में आप जानते हैं k में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और l में 8, m में क्या आते हैं बेटा, ये सब अभी कैलकुलेट करेंगे लेकिन ये करवा चुका मैं आपको। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड ऑन द क्वांटम नंबर। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगी बेटा क्वांटम नंबर। अगर n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी, और अगर n की वैल्यू कम होगी तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा बेटा, साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, कि ऑर्बिट का साइज क्या है और एनर्जी की ऑर्बिट क्या है। तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 4 है तो हमें पता चल रहा है कि साइज ऑफ द ऑर्बिट ज़्यादा है और एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट ज़्यादा है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है तो हमें पता चल रहा है साइज ऑफ द ऑर्बिट कम है और एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट भी कम है। एंड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, और हमें इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी पता चलेगा न्यूक्लियस से। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज़्यादा होगा न्यूक्लियस से, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम होगा न्यूक्लियस से। अब बात आ गई, ये किताब में बातें लिखी हुई आप जानते हैं। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन शेल या ऑर्बिट। तो जो शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, ये बात आप जानते हैं कि पहले शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 18, चौथे शेल में 32। तो उसको मालूम करने का एक फॉर्मूला है, 2n²। पढ़ा होगा आपने कभी छोटी क्लास में। पहले शेल में अगर इलेक्ट्रॉन मालूम करना है तो n की जगह 1 रखो। ठीक है, सॉल्व करो इसको, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो k में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, दूसरे शेल में मालूम करना है तो यहाँ 2 रखो। ठीक है, सॉल्व करो उसको, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, तो दूसरे शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरे शेल में मालूम करना है तो n की जगह रखो 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, तो तीसरे शेल में m शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चौथे शेल में मालूम करना है, n को मिटाओ, 4 लिखो, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 32, तो चौथे शेल में बेटा 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ बेसिक बात है, आगे जाएंगे और अंदर जाते जाएंगे, आगे जाएंगे एटम के अंदर और जाते जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा ऑर्बिटल्स के बारे में भी आप जान चुके हैं कि एक ऑर्बिट में क्या होता है बेटा, सब शेल होते हैं, वो सब शेल के ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। ठीक है, तभी सब शेल को थोड़ा साइड रखते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑर्बिटल देखते हैं, एक ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल मौजूद होंगे, एक ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल मौजूद होंगे, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, एक ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो क्या है, दी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय n²। ठीक है, n क्या है, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि पहले ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल मौजूद है, पहले ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल मौजूद है,
तो क्या करें बेटा, 1 का स्क्वायर करें, 1 आएगा, तो एक ऑर्बिटल है। दूसरे ऑर्बिट में एल शेल में, ठीक है, एल ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल मौजूद हैं, 2 का स्क्वायर करें 4 आएगा, ठीक है। तीसरे ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल मौजूद हैं, 3 का स्क्वायर करें, क्या आएगा बेटा, 9 आएगा। चौथे ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल है, 4 का स्क्वायर करें 16 आएगा, ठीक है, सही है। तो पहले शेल में सिर्फ एक एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और दूसरे शेल में क्या होता है बेटा, आपके पास एस का ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और क्या होता है बेटा, पी का ऑर्बिटल होता है। कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं। ये 1 जो है ये ऑर्बिट नंबर बता रहा है, ये 2 जो है ऑर्बिट नंबर बता रहा है, ये 2 जो है वो ऑर्बिट नंबर आपको बता रहा है, ठीक है ना। तो पी के टोटल कितने होते हैं बेटा, आपके पास 3 होते हैं, वो होते हैं पी एक्स, ठीक है, पी वाई, और होते हैं पी जेड, ठीक है। तो एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे और एक जेड एक्सिस पे। तो इन तमाम बातों को पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से एम में भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इस बात को अभी लंबा नहीं करें, जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको देखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से आप अगर एम में देखें तो एम में भी क्या बेटा, एक एस ऑर्बिटल होगा 3s, फिर इसके बाद 3px, 3py और 3pz। तो यहाँ तक 4 हो गया। अब 5 ऑर्बिटल किसके होंगे बेटा, डी के होंगे। किसके होंगे बेटा, डी के। तो उसको हम नहीं बना रहे क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो जब आगे जाएंगे तो उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आपने सीख लिया, ये बुनियादी तौर पर एनर्जी लेवल के बारे में आपको बताएगा। अब बढ़ते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की तरफ। तो दूसरा क्वांटम नंबर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो दूसरा क्वांटम नंबर क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एल से, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो इट इज़ आल्सो नोन एज सब्सिडरी क्वांटम नंबर। तो ये हमें एक मदद फराहम करता है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन किस शेल से बिलोंग करता है, के एल एम एन, ठीक है। और इससे हमें पता चलेगा वो इलेक्ट्रॉन जिस शेल से, मेन शेल से बिलोंग करता है, उस मेन शेल के अंदर जो सब शेल मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में मौजूद है, ठीक है। तो इस वजह से क्या कहा जा रहा है बेटा, सब्सिडरी क्वांटम नंबर कहा जा रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता चला कि मेन शेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, और इससे पता चलेगा कि मेन शेल के अंदर भी किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इस वजह से इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर कहा जाता है, ठीक है। एंड इट डिफाइन द शेप ऑफ सबशेल या ऑर्बिटल। तो ये जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप ऑफ सबशेल या ऑर्बिटल बताएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मेन शेल के अंदर सब शेल मौजूद होते हैं, और जो सब शेल का शेप होगा वही ऑर्बिटल का भी शेप होगा, ठीक है। तो आप दोनों लिख सकते हैं, इट डिफाइन द शेप ऑफ सब शेल, ठीक है, क्लियर है ये बात। और द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। तो जो आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू लिख रहे थे वो शुरू होती है 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 से शुरू हो रही थी, पॉजिटिव इंटीजर थी, जबकि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वो शुरू होगी 0 से। कहाँ से शुरू होगी बेटा, 0 से। तो एल इज इक्वल टू 0 1 2 3। तो इसको याद रखना है आपने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से शुरू होगा, एजीमुथल जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। एजीमुथल कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो वैल्यू आपके पास किसकी बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर की, वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ एन पर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। इस वैल्यू डिपेंड अपॉन एन। तो एल की जो वैल्यू है आपके पास वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ एन पर। तो अगर एन की वैल्यू तब्दील होती है, एन की वैल्यू कुछ भी है, तो आपके पास एल की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एल कैन हैव L इज इक्वल टू 0 टू N इज इक्वल टू 1। तो L की वैल्यू आप किस तरीके से निकालेंगे, तो L की वैल्यू आप निकालेंगे L इज इक्वल टू 0 से लेके N इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये L की वैल्यू कब निकालेंगे, जब हमें N की वैल्यू दी गई होगी, ठीक है। तो सोचिए अगर N की वैल्यू आपको 1 दी गई है तो L की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, ठीक है, वो हमें इसके ज़रिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखें अगर N की वैल्यू आपको 1 दी गई, अगर आपको N की वैल्यू 1 दी गई तो L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो आए ज़रा चेक करते हैं, ठीक है। तो एक तो होगी बेटा 0, क्या होगी, एक होगी 0, 0 से लेके n इज इक्वल टू -1, ये तो क्लियर है। एक L की वैल्यू निकल गई, दूसरी L की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकलेगी, n की जगह रखना है 1 -1। तो 1 -1 क्या आ गया बेटा आपके पास 0। तो आपके पास n की वैल्यू अगर 1 है तो L की वैल्यू सिर्फ 0 होगी। L की वैल्यू क्या होगी बेटा, सिर्फ 0। तो अगर सोचिए आपके पास n की वैल्यू 2 है, अगर सोचिए n की वैल्यू 2 है तो L की कितनी वैल्यू होगी वो देखते हैं, ठीक है। तो एक वैल्यू तो 0 है, वो हर हाल में 0 ही रहेगी, ठीक है। और दूसरी वैल्यू चेक करनी है n-1 करके, n-1 करके। तो n की जगह रखता हूँ मैं 2 -1, तो क्या आई बेटा 1 आई, क्या आई बेटा 1, ठीक है। तो L की वैल्यू आपके पास क्या होगी बेटा 0 और 1 होगी, इतनी बात कर ले। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0, अगर n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 2 होगी, एक होगी 0 एक होगी 1, ठीक है।
अब देखें, अगर n की वैल्यू आपके पास क्या बेटा 3 है तो l की वैल्यू भी 3 होगी, लेकिन l की वैल्यू होगी एक 0, एक l की वैल्यू होगी 1 और एक l की वैल्यू होगी 2। ठीक है, तो ये निकला कैसे, हमें 0 से लेके n-1 के दरमियान नंबर लेना है। ठीक है, तो एक तो नंबर हो गया 0 स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब n की जगह आप रखेंगे 3। ठीक है, 3-1 क्या है बेटा 2 आया, तो 0 से लेकर 2 के दरमियान l की वैल्यू होगी, 0 से लेकर 2 के दरमियान होगी, 2 के दरमियान 1 भी आता है, तो 1 हमने लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको ज़रा n=4 चेक करा था, अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू भी 4 होगी। देखिए l=0, l=1, l=2, l=3। ठीक है, ये हमें पता कैसे चलेगा कि l की वैल्यू 4 होगी, तो ये फॉर्मूला आप लगाएं l=0 to n-1, तो ये l=0 हो गया। ठीक है, अब n-1 लगाते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू में 4 रखें -1, तो कितना आया बेटा 3 आया, तो ये देखें l=3, तो इसके दरमियान जो वैल्यू है वो आपने खुद ही लिख देनी, l=1 और l=2। इन तमाम चीज़ों को भी आगे जाके समझेंगे। तो क्या है बेटा, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो हमें ये बताता है बेटा शेप ऑफ सबशेल या ऑर्बिटल्स। तो आज ज़रा देखते हैं। तो अगर l की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है, ठीक है, तो अगर l की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है तो मतलब क्या है बेटा, वो s सबशेल है। कौन सा सबशेल है, s सबशेल है, और उसका शेप होगा स्फेरिकल। ठीक है, तो s सबशेल, तो ऑर्बिटल भी होता है s ऑर्बिटल। तो ठीक है, तो s सबशेल के एक ही ऑर्बिटल होता है जिसको s ऑर्बिटल कहते हैं। क्लियर है, तो अगर आपके पास s सबशेल है तो उसकी जो शेप होगा, उसका जो शेप होगा वो स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल शेप कैसा होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया भी है, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये शेप क्या है बेटा, स्फेरिकल है। क्लियर है, तो अगर l की वैल्यू 0 है, अब इसके अलावा अगर l की वैल्यू आपके पास 1 है, अगर l की वैल्यू आपके पास 1 है तो कौन सा सब शेल होगा बेटा, p सब शेल होगा। ठीक है, और उसका शेप होगा डम्बल लाइक। कैसा होगा बेटा, डम्बल लाइक, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ठीक है, 3D, तो इसमें इस तरीके का शेप मौजूद होगा। ठीक है, तो अगर l की वैल्यू 1 है तो कौन सा शेप होगा, p सब शेल, और उसका शेप होगा आपके पास डम्बल। ठीक है, और अगर l की वैल्यू 2 है तो उसमें क्या है बेटा, जो सब शेल होगा वो d सब शेल होगा। ठीक है, और जो उसका शेप होगा आपके पास डबल डम्बल। क्लियर है ये बात, ओके, कोई मसला तो नहीं। और अगर l की वैल्यू 3 है तो कौन सा शेल होगा बेटा, f सब शेल होगा। कौन सा शेल होगा बेटा, f सब शेल, और जिसका शेप क्या होता है बेटा, कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हमें इसके शेप को नहीं देखना है। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको 3 ही शेप बताऊंगा, एक स्फेरिकल, एक डम्बल और एक डबल डम्बल। ठीक है, ये आप सिंगल डम्बल देख रहे हैं, तो इसी के साथ क्या है बेटा, ये देखें, ये क्या बेटा, सिंगल डम्बल। ठीक है, इसी के साथ एक डम्बल और बना दें, ये क्या हो गया बेटा, डबल डम्बल हो गया। ठीक है, तो इन तमाम बातों को देखा जाएगा आने वाले टॉपिक्स में। ठीक है, अगर l की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 0 है तो उसका शेप होगा स्फेरिकल। अगर l की वैल्यू क्या है बेटा 1 है तो उसका शेप होगा डम्बल। l की वैल्यू 2 है तो डबल डम्बल। l की वैल्यू 3 है तो कॉम्प्लिकेटेड शेप। ठीक है, तो ये तमाम शेल मौजूद है। s का शेप होता है स्फेरिकल, p का होता है डम्बल, t का होता है डबल डम्बल, f का कॉम्प्लिकेटेड। तो l की वैल्यू से आपने इसको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा एक रिलेशन हमारे पास मौजूद है, किसके दरमियान, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर के दरमियान। क्योंकि आप प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, एजीमुथल भी आप तकरीबन पढ़ चुके हैं, तो अब क्या बेटा एक रिलेशन देख लेते हैं, इस रिलेशन को समझ लेंगे, फिर आगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो रिलेशन क्या है, वो तमाम रिलेशन जो मैं आपको बता चुका हूँ अब यहाँ टेबल की सूरत में मौजूद है हमारे पास। तो देख लें, अगर n की वैल्यू 1 है तो मतलब कौन सा शेल है, के शेल है। ठीक है, तो के शेल में आप जानते हैं कितने सब शेल होते हैं बेटा, एक सब शेल होता है। के शेल में कितने सब शेल होते हैं, एक सब शेल, और उसका नाम है s। ठीक है, तो क्या है, उस वक्त जो आप l की वैल्यू लेंगे वो 0 लेंगे। क्या लेंगे बेटा, l की वैल्यू 0। मैंने बताया l की वैल्यू 0 कब लेंगे, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे आपको पता चल जाएगा। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी। इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको याद भी कर सकते हैं। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो उसमें के शेल है, और के शेल में आपके पास सब शेल कितने होते हैं बेटा, एक सब शेल होता है। तो उसके लिए आपको l की वैल्यू 0 इस्तेमाल करनी है। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी, क्योंकि वैल्यू ऑफ l डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ n पर। तो जब n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू 0 होगी, तो मतलब उसमें एक सब शेल मौजूद है। ठीक है, तो उस मतलब क्या है बेटा, उसमें एक सब शेल मौजूद है। जब n की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 0 हो तो उसमें जो सब शेल की बात हो रही है वो कौन सा सब शेल की बात हो रही है बेटा, s सब शेल की बात हो रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। तो ये पहला शेल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है, तो क्या लिखेंगे बेटा, इसका जो सब शेल है उसके साथ लिखेंगे 1s। क्या लिखेंगे बेटा, 1s। ठीक है, पहले शेल में एक सब शेल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है बोहर में। ठीक है, तो जैसे न्यूक्लियस है, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल और चौथा शेल। पहले शेल में एक शेल सब शेल s, दूसरे में s और p, तीसरे में s p d, चौथे में s p d f। ठीक है, तो पहले में सिर्फ एक ही सब शेल होगा s,
जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1s, क्योंकि ये मेन एनर्जी लेवल पहले शेल से चालू रखता है। n इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे भी क्या लगेगा बेटा 1 लगेगा, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, ताकि हमें इससे मेन एनर्जी लेवल पता चलेगा, इस 2 से मेन एनर्जी लेवल पता चलेगा, इस 3 से मेन एनर्जी लेवल पता चलेगा, इस 4 से मेन एनर्जी लेवल पता चलेगा, ठीक है। तो ये n क्या है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमारे पास। तो अगर क्या बेटा शेल नंबर 2 है, n की वैल्यू आपके पास 2 है, तो n की वैल्यू अगर 2 है तो आपके पास 2n की वैल्यू हो सकती है। कितनी वैल्यू हो सकती है बेटा, 2n की वैल्यू हो सकती है। वो क्या क्या हो सकती है, वो हो सकती है l इज इक्वल टू 0 एंड l इज इक्वल टू 1, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे भी करके दिखाया। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 होगी और 1 होगी, ठीक है। तो इसको याद रखना, तो हमेशा जो l की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी। तो अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1 होगी। तो अगर l की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब उसमें एक सब शेल कौन से s वाला, ठीक है, कौन सा वाला, s वाला, और l की वैल्यू अगर 1 है तो उसमें p सब शेल मौजूद है। कौन सा सब शेल मौजूद है बेटा, p। अगर l की वैल्यू 0 तो s सब शेल, अगर l की वैल्यू 1 तो p सब शेल, l की वैल्यू 2 तो d सब शेल, l की वैल्यू 3 तो f सब शेल भी मौजूद है उस मेन शेल में। तो ये मेन शेल नंबर 2 है, तो इसमें l की वैल्यू 0 और 1 आ रही है, तो मतलब क्या है बेटा, इस सेकंड नंबर शेल में आपके पास s सब शेल और p सब शेल दोनों मौजूद है, ठीक है। तो इस सब शेल को s और p से रिप्रेजेंट किया गया, उससे पहले 2 लगा दिया गया, ये बताने के लिए इसका ताल्लुक मेन एनर्जी लेवल नंबर 2 से है, क्योंकि 2 एनर्जी लेवल में s और p दोनों मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से मेन एनर्जी लेवल नंबर 3 है, तो इसमें क्या बेटा s p d f दोनों मौजूद हैं। तो s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1 और d के लिए l की वैल्यू 2। तो देखिए l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 2, मतलब क्या है बेटा, इसमें s ऑर्बिटल, s सब शेल, p सब शेल, d सब शेल मौजूद है, ठीक है। तो सब शेल के लिए एस पी डी और उससे पहले 3 लगा दिया, मतलब क्या बेटा ये क्वांटम नंबर है, ये मेन शेल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो थर्ड नंबर शेल में 3 सब शेल मौजूद होते हैं, ठीक है, 3 सब शेल मौजूद होते हैं, ठीक है, और हर सब शेल के ऑर्बिटल होते हैं, हर सब शेल के क्या होता है बेटा, ऑर्बिटल होते हैं। ये बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। पी के कितने ऑर्बिटल होते हैं आपके पास, पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, एस के 1 ऑर्बिटल होते हैं, डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, एफ के 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। बातों को याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से अगर चौथा शेल है, चौथा मेन शेल है, ठीक है, तो इसमें 4 सब शेल मौजूद होंगे, तो एल की वैल्यू 0 से लेकर 3 के दरमियान होगी, ठीक है। चौथा शेल है तो एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एल की वैल्यू 0, एस सब शेल, पी सब शेल, डी एफ, ठीक है। तो जब अगर हमारा चौथा शेल मौजूद होगा तो उसमें तमाम किस्म के सब शेल और ऑर्बिटल्स मौजूद होंगी, ठीक है। तो इसके लिए एस पी डी एफ और चौथा क्या बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बता रहा है, ये बात क्लियर है। अच्छा, ये भी बात आपको पता है कि एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, पता है आपको, ये बात पता है, जाहिर सी बात है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एस में अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ी होगी कि एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। के में आपने देखा था 2, एल में 8, इसमें 18 और इसमें 32 बताया था। एस में 2, एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6, डी में 10, ठीक है, एफ में 14, ठीक है, 2, 6, 10, 14 ये बताया था ना आपको, ठीक है। तो इसको किस तरीके से फाइंड करना है आपने उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देख लें, तो टोटल नंबर ऑफ सब शेल, तो उसको फाइंड करने से पहले एक और बात देख लें, वो क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ सब शेल इन अ गिवन शेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मेन शेल। तो अगर आपको ये बात याद रखना है कि पहले शेल में, कोई सा भी शेल हो, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, किसी भी शेल में नंबर ऑफ सब शेल कितने होंगे, ये बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होंगे या जो शेल नंबर होगा उतने ही उसमें सब शेल मौजूद होंगे, ठीक है। अगर शेल नंबर 4 है तो उसमें 4 सब शेल होंगे, अगर शेल नंबर 3 है तो उसमें 3 सब शेल होंगे, अगर शेल नंबर 2 है तो उसमें 2 सब शेल, अगर शेल नंबर 1 है तो उसमें 1 सब शेल मौजूद होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं शेल नंबर 1 में 1 सब शेल, शेल नंबर 2 में 2 सब शेल, शेल नंबर 3 में 3 सब शेल और शेल नंबर 4 में 4 सब शेल मौजूद है। तो टोटल नंबर ऑफ सब शेल इन अ गिवन शेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मेन शेल। तो मेन शेल जितने होंगे उसके अंदर उतने ही सब शेल मौजूद होंगे, इस बात को याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, तो शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आपको पता है, 2n² से हम मालूम कर सकते हैं। अब इसके अलावा द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल, तो एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी आप जानते हैं, एक शेल में एस सब शेल में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 पाए जाते हैं। लेकिन इसको मालूम करने के लिए भी एक फॉर्मूला है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल आर कैलकुलेटेड बाय 2 × ठीक है, ब्रैकेट 2l+1, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, ब्रैकेट 2l+1। तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप मालूम कर सकते हैं कि एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इसको भी मालूम करते हैं, ठीक है। तो आ जाए जरा देखते हैं, इसको मिटाते हैं।
तो हमें एस सब शेल में मालूम करना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास होते हैं। तो एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू होती है 0। एल की वैल्यू क्या होती है बेटा 0। तो आपने क्या करना है 2 एल की जगह 0 रखना है। एल की जगह क्या रखना है बेटा 0, ठीक है। एल की जगह 0 + 1, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करना है 2, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 + 1 खत्म हो गया। और ये क्या है बेटा आपके पास 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास क्या आएगा बेटा 2 आएगा। तो एस में जो वैल्यू, एस में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, सब शेल एस में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरीके से अगर आपने मालूम करना बेटा आपके पास जो अब मौजूद है पी सब शेल, तो पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पी के लिए एल की वैल्यू आपके पास मौजूद है वो है 1, ठीक है। वैल्यूज़ को याद रखना पड़ेगा। तो पी सब शेल, ठीक है, इसके लिए एल की वैल्यू है आपके पास 1। फॉर्मूला लगाएं 2l + 1, 2 एल की जगह वैल्यू आएगी 1 आपके पास, ठीक है। 1 + 1, तो 2 1 ज़ा 2 + 1, इतनी बात क्लियर। ये अंदर प्लस हो गया 2 3, क्या हो गया बेटा 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। और 2 1 1 3, तो 3 2 6। तो पी में जो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं पी सब शेल में वो होते हैं, पी सब शेल कह रहा हूँ, वो होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एस का तो हमें पता है एस में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। एस में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हमें मालूम करना है बेटा डी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी आपको पता है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हम फॉर्मूले से मालूम कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास है 2, एल की वैल्यू डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू होती है 2, ठीक है। तो 2 एल की जगह लिखूंगा 2 + 1, 2 2 ज़ा 4 + 1, 4 + 1 आपके पास 5 होगा, 2 5 ज़ा 10। तो टी में टोटल जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है वो होती है 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। इसी तरीके से हमें मालूम करना है बेटा एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एफ के लिए जो एल की वैल्यू है वो है 3, ठीक है। तो आप लिखेंगे 2 × 3 + 1 इस फॉर्मूले के मुताबिक, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 + 1, ठीक है। कैलकुलेट करें 7 हो गया, 2 7 2 ज़ा 14, तो ठीक है। तो हमारे पास जो एफ सब शेल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है वो होती है 14 इलेक्ट्रॉन। एस में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन और डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। इन तमाम बातों से आप वाकिफ़ है, लेकिन यहाँ पे जो आपको सिखाई जा रही है वो क्या सिखाई जा रही है बेटा, कैलकुलेशन सिखाई जा रही है। तो इस तरीके तमाम वैल्यू को याद रखनी है। अगर एल की वैल्यू क्या है तो शेप क्या है, एन की वैल्यू क्या है तो एल की वैल्यू क्या है, और कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इन तमाम बातों को आपने याद रखना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए, ठीक है। इसमें आपको बताया गया शेप, एस का 1 ऑर्बिटल होता है, पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के 5 ऑर्बिटल, एफ के 7 ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ऑर्बिटल की शेप के बारे में बताया गया। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको जो शेप ऑफ ऑर्बिटल है उसकी डायरेक्शन बताई जाएगी कि वो किस एक्सिस पर मौजूद है, आया एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर या जेड एक्सिस पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेटा आपको शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स बताया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तरफ। तो अब तीसरा क्वांटम नंबर मौजूद है हमारे पास, वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसका सिंबल आपके पास m है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है एजीम्यूथल पर, ठीक है। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, ठीक है। तो आपने बोहर पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि एक एटम से क्या आता है बेटा, एक इमिशन स्पेक्ट्रा आता है। और कौन सा स्पेक्ट्रा आता है, वो लाइन स्पेक्ट्रम आता है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आता है, वो आता है लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो जब लाइन स्पेक्ट्रम आया तो ये बातें आपकी किताब में नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं इसको बताना ज़रूर समझता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो बेहतर है, ठीक है। तो जो लाइन स्पेक्ट्रम आ रही है, तो लाइन स्पेक्ट्रम को अगर किससे प्लेस किया गया था बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में देखा गया। लाइन स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में देखा गया, तो वो लाइन स्पेक्ट्रम भी क्या हो गई थी बेटा, डिवाइड हो गई थी, ठीक है। तो वो लाइन स्पेक्ट्रम डिवाइड हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, ठीक है, उसकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे जो तमाम ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, लेकिन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा था वो क्या आ रहा था बेटा, स्प्लिट हो जा रहा था, ठीक है। तो बात को समझिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, द एप्लीकेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, टू एन एटम रिवील्स दैट इलेक्ट्रॉन विद द वैल्यू ऑफ सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन है जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी सेम है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी सेम है, ठीक है। तो वो जिस ऑर्बिट में है, ठीक है, ये भी पता है, और जिस सब शेल में है ये भी हमें पता है। जैसे पी के सब शेल में बेटा पी एक्स में भी मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन, पी वाई में भी मौजूद है और पी जेड में भी मौजूद होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो तमाम जगह मौजूद होते हैं, में स्टिल डिफरेंट इन देयर बिहेवियर, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन अगर पी एक्स में मौजूद है, पी वाई में मौजूद है और पी जेड में मौजूद है, तो इनका बिहेवियर क्या था बेटा, डिफरेंट था, ठीक है। पता कैसे चला हमें, जब हम क्या बेटा लाइन स्पेक्ट्रम को हमने मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में देखा,
तो लाइन स्पेक्ट्रम डिवाइड हो रहा था, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम, एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम, लेकिन क्या है बेटा, जो आपके पास लाइन स्पेक्ट्रा आ रहा था उसमें क्या था बेटा, फ़र्क मौजूद था, वो भी स्प्लिट हो जा रही थी दो हिस्सों में। तो मतलब क्या है, जो आपके पास ऑर्बिटल्स है इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकती है, इनकी जो डायरेक्शन है ये डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल नंबर भी सेम है और एजीमुथल भी सेम, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम एनर्जी लेवल में मौजूद है, लेकिन जो लाइन स्पेक्ट्रा आ रहा है वो डिफरेंट डिवाइड क्यों हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ओरिएंटेशन क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, एटॉमिक ऑर्बिटल में मौजूद है, और उस ऑर्बिटल की क्या हो सकती है, ओरिएंटेशन इन डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है। तो आज इसको देखते हैं क्या है हमारे पास। इट टेल्स द, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है हमें, इट टेल्स द ओरिएंटेशन और डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल मौजूद होता है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में मौजूद होता है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि डायरेक्शन और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल की डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है या जेड एक्सिस पर है, ठीक है, या उसकी कोई डायरेक्शन है भी या नहीं है, ठीक है। तो एम की वैल्यू से हमें पता चलेगा कि ऑर्बिटल की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, या कितनी डायरेक्शन है उसकी। तो इट टेल्स द ओरिएंटेशन और डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस व्हेन सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में ही इसकी डायरेक्शन आती है, किसमें आती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में ही आती है। तो ऑर्बिटल ऑफ सेम शेल हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन, तो एक ही शेल में डिफरेंट ऑर्बिटल मौजूद होते हैं, एक ही सब शेल में डिफरेंट ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एस सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है, पी सब शेल में टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं, और डी सब शेल में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये बात आप जानते हैं। एफ सब शेल में टोटल 7 ऑर्बिटल मौजूद होते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल ऑफ सेम सब शेल, तो ये सब शेल है, तो सब शेल के अंदर ऑर्बिटल मौजूद हैं, ठीक है। तो इनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है बेटा, सेम होती है, ठीक है। हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन, लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इनकी एनर्जी क्या होती है बेटा, सेम होती है। जब एनर्जी सेम हो तो उसको बोलते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, ठीक है, एंड सेम शेप। जैसे कि आप जानते हैं, क्या देख लें, तो अगर ये है बेटा एक एस ऑर्बिटल, क्या है बेटा, एक एस ऑर्बिटल है, तो पहले शेल में से एक एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है, ये भी आप बात जानते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरे शेल में भी एक एस ऑर्बिटल होता है, दूसरे शेल में भी एक और एस ऑर्बिटल होता है, उसका साइज़ क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास ज़्यादा हो जाएगा, उसका साइज़ आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात के लिए, तो जब दूसरे शेल में जाते हैं तो वहाँ पे अब क्या आ जाएगा बेटा, ये हो गया आपके पास 1s, ये हो गया आपके पास 2s। तो अब जो आप सेकंड मेन शेल में जाएंगे तो सेकंड मेन शेल में 2 सब शेल होते हैं, ठीक है, एक होगा 2s और एक होगा 2p। तो आप जानते हैं p के कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 3 होते हैं, तो p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो आप इनका शेप देख सकते हैं, ठीक है। तो डम्बल शेप है, एक एक्स एक्सिस पर आप देखेंगे, तो अगर मैं एक्सिस बनाऊँ एक्स, ठीक है, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो जो आपके ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन होगी, एक एक्स एक्सिस पर होगा, ठीक है, और एक कहाँ होगा बेटा, एक वाई एक्सिस पर होगा, ठीक है, और एक होगा जेड एक्सिस पर कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। तो बात समझ में आ रही। तो इसको क्या है बेटा, इसको आप एक साथ भी रख सकते हैं, इसको यहाँ पे रखें, इसको यहाँ पे रखें, इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन जो है बेटा इन ऑर्बिटल से मौजूद होगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसा नहीं कि 4-5 लाइनें पढ़ने से पूरा काम हो जाए, इसके लिए बहुत सारी हमें किताबों का मुताला करना पड़ेगा, तब हमें बहुत सारी बातें समझ में आएगी। तो यहाँ पे भी जो मैं बातें बता रहा हूँ वो मुकम्मल नहीं बता रहा, तो किताब में आपको मुकम्मल बातें नहीं दी गई, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, कम से कम अल्फाज में, कम से कम गहराई में जाए बिना, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल, तो आप जानते हैं पी में 3 सबशेल मौजूद, पी में 3 ऑर्बिटल मौजूद है, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, तो तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी, तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में आप इसको देखेंगे तो क्या है बेटा, इनकी एनर्जी डिफरेंट आएगी। तो मतलब क्या है, इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी, मतलब क्या है बेटा, इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी। पी में 3 सबशेल, ठीक है, एक है बेटा पी एक्स, एक है पी वाई, एक है पी जेड। पी एक्स का मतलब जो पी ऑर्बिटल ये एक्स एक्सिस पर होगा, पी वाई का मतलब एक वाई एक्सिस पर होगा, एक कहाँ होगा बेटा, जेड एक्सिस पर होगा, ठीक है। तो इनकी ओरिएंटेशन की वजह से क्या है बेटा, इनका जो आपको स्पेक्ट्रम आ रहा है वो डिफरेंट आता है, ठीक है। हो सकता है ये बात आपको समझ में ना आए, तो उसको याद रखना, ऑर्बिटल ऑफ सेम सबशेल, एक ही सबशेल में जो ऑर्बिटल है, डी में 5 है, तो पाँचों की एनर्जी सेम होगी, ठीक है, पाँचों की एनर्जी क्या होगी बेटा, सेम होगी, तो उसको कहेंगे डी जेनरेटेड ऑर्बिटल्स, और शेप भी सेम होगा, ठीक है। ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखें क्या है हमारे पास। तो m की वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर डिपेंड करती है, l के ऊपर करती है। तो हम मालूम करने जा रहे हैं बेटा ओरिएंटेशन, ठीक है। तो कैसे m की वैल्यू निकालेंगे, l की वैल्यू से निकालेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो अगर l की वैल्यू 0 है तो सब शेल s है, ये आप जानते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर नाम देखा, l की वैल्यू 0 सब शेल s, l की वैल्यू 1 सब शेल p, 2 तो d और 3 तो f, ठीक है।
तो अगर आपने क्या निकालना है बेटा, एल की वैल्यू से ओरिएंटेशन निकालना है, तो आज ज़रा निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है, एल की वैल्यू से इधर वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, एल की वैल्यू से कैलकुलेशन करनी है और फिर आपके पास एम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या है बेटा, 0। ठीक है, तो एल की जगह रखें 0, ओरिएंटेशन मालूम करने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एल की जगह रखें 0 + 1, 2 0 0 + 1 क्या आएगा बेटा, 1 आए, यहाँ 1 लिखें। ठीक है, इधर एल की वैल्यू क्या है बेटा, 1, तो इसकी जगह 1 रखें। ठीक है, 2 2 1 2 + 1 क्या है, 3 आए, यहाँ 3 लिखें। ठीक है, इधर एल की वैल्यू 2 है, इसकी जगह रखें आप 2। ठीक है, 2 2 4 + 1 5। ओके, अब क्या है बेटा, क्योंकि एम की वैल्यू डिपेंड करती है एल पर, तो हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा एम की वैल्यू निकालने के लिए, ओरिएंटेशन निकालने के लिए। अब रखें 2, एन की जगह 3 + 1, 2 3 6 + 1 7, तो यहाँ रखें 7। ठीक है, इतनी बात के लिए तो हमें इस वैल्यू से पता चल रहा है बेटा ओरिएंटेशन कितनी है, पी ऑर्बिट, पी सब शेल की ओरिएंटेशन कितनी है, एस सब शेल की ओरिएंटेशन कितनी है, और डी सब शेल की ओरिएंटेशन कितनी है, एफ सब शेल की ओरिएंटेशन कितनी है। ठीक है, तो आज ज़रा देख लेते क्या हिसाब है हमारे पास। तो निकालते हैं एम की वैल्यू। ठीक है, तो एम की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, ज़रा देखें। बीच में बेटा 0 है और साइड में एक माइनस की वैल्यू और प्लस की वैल्यू, इस साइड प्लस की वैल्यू, इस साइड माइनस की वैल्यू। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे आया बेटा 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7। ठीक है, तो आज इसकी ओरिएंटेशन लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं बेटा वैल्यू 0 बीच वाली। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी पास 0। ठीक है, तो अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी 0 होगी, इसको आपने याद रखना है। तो ओरिएंटेशन कितनी आ रही बेटा, एक ओरिएंटेशन आ रही, एक डायरेक्शन आ रही। ठीक है, इसी तरीके से आपकी किताब में यहाँ 1 लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन दूसरी किताब में मैंने देखा वहाँ आपके पास 0 ही मौजूद है। ठीक है, तो इसी तरीके से पी की देखें, तो पी कितनी ओरिएंटेशन है, 3 ओरिएंटेशन है। तो सबसे पहले आप देखें बेटा 0, बीच में 0 लिखें। ठीक है, ओके, एक साइड में लिखे -1, एक साइड में लिखे +1। कितनी ओरिएंटेशन होगी पी की, 3 ओरिएंटेशन होगी। एक हो गई बेटा पी एक्स पे, एक हो गई पी वाई पे, और एक हो गई पी जेड पे। और जो आपके पास डी ऑर्बिटल है उसकी जो उसका भी बड़ा एक कॉम्प्लेक्स आपके पास ऑर्बिटल मौजूद है, तो उसको मैं आपको पिक्चर में दिखा दूंगा किस तरीके से वो मौजूद है। ठीक है, तो इसी तरीके से डी है, तो इसमें जो वैल्यू आ रही है बेटा 5 आ रही है। ठीक है, तो उसकी ओरिएंटेशन भी 5 होगी। तो किस तरीके से होगी आइए देखिए। सबसे पहले देखिए बेटा 0। ठीक है, इस तरफ -1 -2, इस तरफ +1, इस तरफ +2, टोटल 5 वैल्यू लिख दी हमने। तो डी ऑर्बिटल में टोटल 5 ओरिएंटेशन होगी और उसके 5 ऑर्बिटल होंगे। कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा, 5 ऑर्बिटल होंगे और उनकी 5 ओरिएंटेशन होगी। ठीक है, तो डी को भी रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं वो मैं लिख के दिखा देता हूँ। वो होता है DXY, 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के। एक होता है DXY, एक होता है DYZ, एक होता है DXZ, एक होता है DX² और Y², एक होता है DZ²। ठीक है, तो इस तरीके से डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं। एफ को डिस्कस नहीं करते हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। डी को भी डिस्कस नहीं करते, तो हमारा जो कम से कम जो हम जितना पढ़ते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पी तक ही क्लियर हो जाता है। डी तक हमें जाने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमें पी तक ही महदूद रहना है। डी को थोड़ा बहुत आपको समझा दिया जा रहा है, अगर डी आपको समझ में नहीं आता तो आप पी तक महदूद रहें। पी एक्स और पी वाई आपको हिफ्स हो जाना चाहिए। ठीक है, और डी के बारे में थोड़ी बहुत बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से एफ की ओरिएंटेशन कितनी बेटा 7 है। तो आइए देखिए किस तरह से निकालेंगे। पहले लिखें बेटा 0 की वैल्यू। ठीक है, इस साइड में लिख दें आप पहले। ठीक है, एक वैल्यू इधर आ गया, 3 इस साइड 3 इस साइड। ठीक है, तो -3 -2 -1। ठीक है, +1 +2 और +3, तो 7 वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एम की वैल्यू मालूम कर ली और एम की वैल्यू से हम ओरिएंटेशन मालूम कर सकते हैं। तो आपके पास एफ की कितनी ओरिएंटेशन होगी बेटा, डायरेक्शन होगी, वो होगी 7 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मालूम किया क्या कि इलेक्ट्रॉन किस शेल से बिलोंग करता है। एजीम्यूथल से मालूम किया कि इलेक्ट्रॉन उस शेल के अंदर किस सब लेवल, किस सब एनर्जी लेवल से बिलोंग करता है। ठीक है, ये भी पता चल गया। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्या पता चला, वो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो जो ऑर्बिटल मौजूद है, जो सब शेल में जो ऑर्बिटल मौजूद है उसकी डायरेक्शन क्या है, तो हमें वो भी पता चल गया। अब चौथा जो क्वांटम नंबर है वो स्पिन क्वांटम नंबर है। उसमें क्या है कि उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताई जाती है। तो आज उसको भी देखते हैं वो क्या है। तो चौथा क्वांटम नंबर हमारे पास मौजूद है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर में कोई ज़्यादा कैलकुलेशन आपने नहीं करनी, बस में से 2 बात समझनी है स्पिन के बारे में। जैसे कि एक अर्थ जो है वो स्पिन करता है, ठीक है, और एक रिवॉल्व करता है सन के गिर्द। जब रिवॉल्व करता है अर्थ सन के गिर्द तो साथ साथ अर्थ क्या करता है बेटा, स्पिन भी करता है। तो अगर आपने कभी क्रिकेट देखी तो बॉलर क्या करता है बेटा, स्पिन करता है और स्पिन के नतीजे में बॉल घूमती है। ठीक है, तो आपने घड़ी में देखा होगा बेटा कांटा जो है वो क्लॉक वाइज घूमता है। ठीक है, क्लॉक वाइज। ठीक है, अगर घड़ी है तो कांटा इस तरफ घूम रहा है, तो देखें 12 3 6 9, कांटा इस तरफ घूम रहा है, तो ये क्या कहलाता है बेटा, क्लॉक वाइज। अगर कांटा बेटा ऐसे घूमता, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है बेटा, एंटी क्लॉक वाइज कहलाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है बेटा, जो ऑर्बिटल में आप जानते हैं एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक ऑर्बिटल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी सेम क्या, जो उनकी जो स्पिन है वो सेम नहीं होगी, स्पिन यानी जो उनका घूमना है वो सेम नहीं होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज होगी और एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो एक ऑर्बिटल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम नहीं होगी, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो किसी सूरत में सेम नहीं होगी। तो ये है चौथा क्वांटम नंबर हमारे पास। तो आज इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन वाइल मूविंग इन एन ऑर्बिटल अराउंड द न्यूक्लियस आल्सो रोटेट्स और स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिटल में मौजूद है, ठीक है, वो क्या करता है, रोटेट करता है या स्पिन करता है अपने ही एक्सिस में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है एज अ वेव तो मौजूद है, ठीक है, लेकिन साथ साथ वो वेव क्या है बेटा, स्पिन भी करता है। जैसे एक अर्थ है, सूरज की चक्कर भी लगा रहा है, लेकिन हाथ क्या है, वो स्पिन भी कर रहा है, तो वो अपने एक्सिस में रहते हुए भी घूम रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन जो है एज अ वेव ऑर्बिटल में मौजूद है और साथ साथ वो क्या कर रहा है बेटा, स्पिन भी कर रहा है, और स्पिन की 2 इकसाम है। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन करेगा क्लॉकवाइज स्पिन और एक इलेक्ट्रॉन करेगा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ठीक है, द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। तो जब एक इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो क्लास मैट्रिक में आपने मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म का चैप्टर पढ़ा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा तो इसके साइडों में क्या होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी। ठीक है, चाहे वो क्लॉकवाइज स्पिन हो या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो। ठीक है, तो इन द सेम ऑर्बिटल वन इलेक्ट्रॉन में स्पिन क्लॉकवाइज, तो उसके लिए -1/2, और एंटी क्लॉकवाइज +1/2। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, -½ स्पिन और ये है +½ स्पिन। तो एक इलेक्ट्रॉन होगी -½ स्पिन और एक इलेक्ट्रॉन की होगी +½ स्पिन एक ऑर्बिटल के अंदर। तो बट इन द सेम ऑर्बिटल, कहाँ पे होगी बेटा, सेम ऑर्बिटल, क्योंकि एक ऑर्बिटल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव से स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद है, मिसाल तौर पे उनका जो क्वांटम नंबर है, ठीक है, वो स्पिन क्वांटम नंबर है, वो कभी भी सेम नहीं होगा। तो एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक की पॉजिटिव स्पिन और एक की नेगेटिव स्पिन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो पॉजिटिव हो जाए या दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वांटम नंबर का टॉपिक खत्म होता है। अब इसकी जो समरी मौजूद है, टेबल मौजूद है, और जो प्रॉब्लम्स के सवाल आते हैं, टेस्ट योरसेल्फ के सवाल आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर को पढ़ने के बाद अब क्या करना है बेटा, इस टेबल को सॉल्व करना है। और एक बात याद रखना है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, दोनों की स्पिन डिफरेंट होती है। ठीक है, तो उसको वो टेबल नहीं बनाया, वो आपने याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आज काम करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मौजूद एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये है बेटा शेल नंबर 1, जिसके लिए n की वैल्यू 1 है। तो मैंने बताया जब n की वैल्यू 1 हो तो n की वैल्यू 1 हो तो l की वैल्यू होती है 0। ठीक है, क्लियर है। तो जब l की वैल्यू 0 हो तो ऑर्बिटल कौन सा होता है बेटा, s ऑर्बिटल होता है या s सब शेल होता है। ठीक है, और s में टोटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो s में अगर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मालूम करना है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो इस फॉर्मूले में l की जगह आपने 0 रखना है। तो जब l की जगह आप 0 रखेंगे तो वैल्यू सॉल्व करने पर आपके पास आएगी 2। ठीक है, क्लियर है। तो s में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, ओरिएंटेशन कितनी होती है हमारे पास, ओरिएंटेशन कितनी होती है तो वो इस फॉर्मूले से हमें पता चलेगा। ठीक है, तो आज ज़रा चेक करते हैं किस तरीके से यहाँ पे m की वैल्यू निकलेगी और ओरिएंटेशन कितनी होती है वो हमें यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, तो आज ज़रा देखते हैं। तो क्या है बेटा, l की जगह आपने रखना है 0, l की जगह आप 0 रखेंगे, 2 0 0 1, तो इसकी ओरिएंटेशन कितनी आएगी बेटा, आपके पास 1 आएगी। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या होगी, तो जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होगी, m की वैल्यू भी क्या होगी बेटा 0। तो इसके बीच वाले से पिक करना स्टार्ट करना है आपने। तो जब n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, तो m की वैल्यू भी क्या आएगी बेटा 0 आएगी। तो s में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो एक की स्पिन होगी +½ एक की स्पिन होगी -½ ठीक है, क्लियर है। तो 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, स्पिन में फ़र्क आएगा, स्पिन में क्या आएगा बेटा, फ़र्क आएगा। ठीक है, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, दोनों की वैल्यू n1 l0 m0, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है एक +½ होगा एक -½ होगा एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक के लिए -½ एक के लिए +½ तो कोई भी इलेक्ट्रॉन हो उसकी क्या है, आपके पास चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह दूसरा शेल हमारे पास है वो है एल शेल। ठीक है, एल शेल n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू भी 2 होगी, लेकिन एक 0 और एक 1। ठीक है, क्योंकि l की वैल्यू हमेशा शुरू होगी 0 से। तो 0 का मतलब है बेटा s ऑर्बिटल, 1 का मतलब है p ऑर्बिटल। क्लियर है।
एस में ऑर्बिटल आता है, उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करिएगा, मैं नहीं कर रहा। तो एस में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पी के लिए आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो एल की जगह आप 1 रखिएगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 3 हो गया, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6, तो पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो हम इसकी ओरिएंटेशन मालूम करने जा रहे हैं कि ओरिएंटेशन इसकी कितनी होती है, ठीक है। तो ज़रा आज चेक करते हैं। तो ओरिएंटेशन के लिए तो फार्मूला ये हमारे पास मौजूद है 2l+1। तो पहले एस के लिए फिर पी के लिए। तो एस में क्या आएगा, टोटल 1 ही आएगा, ठीक है। और पी में क्या आएगा बेटा, आप 1 यहाँ पर रखें, एल की जगह 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3। तो इसकी जो पी है इसकी ओरिएंटेशन टोटल 3 होगी, एक एक्स एक्सिस पर, एक वाई एक्सिस पर और एक जेड एक्सिस पर, ठीक है। तो जो एम की वैल्यू यहाँ पे निकलेगी 0, ठीक है। और क्या होगी बेटा आपके पास, और ये होगी आपके पास -1, ठीक है। क्या होगी बेटा, -1 और एक होगी +1, ठीक है। ऐसे ही बताया। तो टोटल 3 वैल्यू आ गई एम की, -1 0 और +1। तो 3 ओरिएंटेशन है, तो तीनों ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी, ठीक है। तो अगर एल की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा 1 है, तो एम की वैल्यू -1 0 और +1 हो सकती है, ठीक है, क्लियर है। और इसके लिए क्या है बेटा 0, इसके लिए क्या है 0 और इसके लिए है, ठीक है। इसको याद रखना है, इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, काफ़ी डीप टॉपिक है, बाद को सिर्फ सॉल्व करने आता है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो तीसरा शेल है इसका नाम होता है एम शेल। तो एम शेल 3 नंबर है टोटल, ठीक है। तो एल की वैल्यू 0 1 2, ठीक है। 0 के माने एस ऑर्बिटल, 1 के माने पी ऑर्बिटल, 2 के माने डी ऑर्बिटल। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओरिएंटेशन पहले एस की पता है हमें, पहले निकाल चुके 1। और ओरिएंटेशन जो है आपके पास पी की क्या होगी बेटा, 3 ओरिएंटेशन होगी, पी के 3 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। इसी तरीके से डी के कितने ऑर्बिटल होंगे आपके पास, टोटल 5 ऑर्बिटल होंगे। फॉर्मूले में डालें, वैल्यूज़ पता चल जाएंगी आपको, ठीक है। तो अब इसमें एम की वैल्यूज़ निकालते हैं। अगर एन की वैल्यू 3 है और एल की वैल्यू 0 है, तो आपके पास एम की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 0, ठीक है। ये कर चुके हैं यहाँ पे, और इस स्टेप में भी कर चुके हैं, ठीक है। पी में भी जो यहाँ पे आया वही पी पे यहाँ पर आएगा, ठीक है। लेकिन स्पिन में क्या आएगा बेटा, फ़र्क आएगा। स्पिन में क्या आएगा बेटा, फ़र्क आएगा। और क्वांटम नंबर डिफरेंट है, क्वांटम नंबर क्या है बेटा, डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें हमें इसकी क्या निकालनी बेटा, एम की वैल्यू निकालनी है। तो एम की वैल्यू निकालनी, पहले तो ये हमने मालूम कर ली, ठीक है। तो टोटल 3 आ रही, तो 3, एक 0, एक -1 और एक +1। तो यहाँ क्या टोटल 5 आ रहा है। तो एक 0, एक -1, एक -2, एक +1 और एक +2, 5 हो गया। तो क्या है बेटा, डी की 5 ओरिएंटेशन होगी और पाँचों ओरिएंटेशन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होगी। तो ये हमें बता रही एम की वैल्यू, ठीक है। तो इसके 5 ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल के अंदर, हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हर इलेक्ट्रॉन की स्पिन डिफरेंट होगी, ठीक है। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी स्पिन एक प्लस और एक की -12, ठीक है। एक की +12 और एक की -12। तो इसी जगह शेल नंबर 4 KLMN। तो इसमें एल की वैल्यू शुरू होगी 0 1 2 3। 0 के माने एल की वैल्यू 0, एस ऑर्बिटल, 1 यानी पी ऑर्बिटल, 2 यानी डी ऑर्बिटल, 3 यानी एफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो एस में टोटल इलेक्ट्रॉन आता है, शेल से मालूम कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं। एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब हमें मालूम करना है बेटा ऑर्बिटल, पता चल जाएगा। इससे क्या पता चल जाएगा बेटा, ऑर्बिटल हमें पता चल जाएगा। तो आइए इस मालूम कर लेते हैं कितने ऑर्बिटल है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें आपके पास 1 आएगा, इसमें आपके पास 3 आएगा, इसमें आपके पास 5 आएगा, इसमें आपके पास 7 आएगा। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें, इसमें एल की वैल्यू रखें, तो आपको तमाम बातें पता चल जाएंगी। तभी ऑर्बिटल से ओरिएंटेशन मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर क्या लिखा 1, तो सिर्फ इसमें 0 आएगा, तो एक ही ओरिएंटेशन होगी इसकी, ठीक है। तभी यहाँ पे 0 आया। तो अब क्या है बेटा, 3 लिखा हुआ है, तो 0 -1 +1। तो इसकी 3 ओरिएंटेशन होगी, पी ऑर्बिटल है, चौथे शेल में पी ऑर्बिटल है, तो इसकी 3 ओरिएंटेशन होगी, जाहिर सी बात है। इसी तरह चौथे शेल में जो डी ऑर्बिटल है, इसकी 5 ओरिएंटेशन होगी, 5 ऑर्बिटल होंगे, तो 5 ओरिएंटेशन 0 -1 -2 +1 +2। तो चौथे शेल में इस तरीके से एफ ऑर्बिटल है, तो इसकी 7 ओरिएंटेशन होगी, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 ऑर्बिटल्स में आएंगे 7 ओरिएंटेशन। तो 0 -1 -2 -3, ठीक है। इस तरीके से हो गया, ओके। फिर यहाँ आया +1 +2 और +3, टोटल 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके चारों साइड ऑफ क्वांटम नंबर वो क्या है, कभी मैच नहीं करेंगे, ठीक है। और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, दोनों की स्पिन डिफरेंट होगी। अब बुक में कुछ सवाल मौजूद है प्रैक्टिस के लिए, उसको सॉल्व कराते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी सॉल्व करते हैं, ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो टेस्ट योर सेल्फ में 2 क्वेश्चंस मौजूद है, ठीक है।
तो इन द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, 2 सेट्स दिए गए क्वांटम नंबर के, पूछा जा रहा है कौन सा ठीक है, ठीक है। विच सेट इज परमिसिबल, एक्सप्लेन व्हाई द अदर इज नॉट परमिसिबल। तो एक सेट सही है और एक सेट गलत है इन दोनों में से, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर बाद में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए ज़रा, ये n की मानी क्या है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है। तो n की वैल्यू जब 1 होती है तो आपके पास क्या है बेटा, l की वैल्यू 0 होती है। तो ये बात क्या है बेटा, दुरुस्त है, ठीक, ये भी बात दुरुस्त है। और जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि m की वैल्यू डिपेंड करती है l पर, ऐसी बात है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव दिया हुआ है, तो ये जो चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर है ये दुरुस्त है। तो ये क्या है बेटा, परमिसिबल है। क्या है बेटा, परमिसिबल है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला है जिसमें देखिए बेटा n की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो बात जो है वो यहीं से गलत हो गई, बात जो है यहीं से गलत हुई, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, नॉट परमिसिबल है। क्या है बेटा, नॉट परमिसिबल एज वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी 0, ठीक है। इस वजह से ये परमिसिबल नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ n है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये सवाल था, जब आप पूरा टॉपिक समझ जाएंगे तो इस सवाल को सॉल्व करना इंतहाई आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके पास क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स है ये तो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप और सवालात देखने चाहते हैं इसके हवाले से तो आप इसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर नहीं देखना चाहते तो आप यहाँ पे एंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं और सवालात की तरफ। तो ये एक्स्ट्रा सवाल है, तो मैंने अपने से 5 क्वांटम नंबर के सेट लिखे हैं, तो आपने बताना है कौन सा क्वांटम नंबर का सेट परमिसिबल है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आज पहले आप देख लें किस तरीके से। तो पहला सेट हमारे पास मौजूद है, तो पहला सेट देखें, ठीक है। इसमें चारों क्वांटम नंबर हैं, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास क्या है, 2 है, तो एल की वैल्यू 0 और 1 होगी। क्या होगी बेटा, 0 और 1। तो क्या है, पहला या 0 और 1 होनी चाहिए एल की वैल्यू, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या है बेटा, नॉट परमिसिबल है, नॉट परमिसिबल, आगे देखना ही नहीं है। तो ये नॉट पॉसिबल है, ऐसा कोई क्वांटम नंबर हमारे पास सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं होता, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 या 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है बेटा, 2 है तो ये गलत है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखें n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। तो यहाँ दिया 1 तो दुरुस्त है, तो ये मामला भी दुरुस्त, ये मामला भी दुरुस्त। तो जब l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी, तो इसको चेक करने का फॉर्मूला है, क्या है बेटा, 2l + 1। तो l की जगह 1 रखें, ठीक है। तो ये आया टोटल 3, टोटल कितने नंबर आए, 3 आए। तो इसमें होगा 0 -1 + 1। तो यहाँ देखिए क्या है, 0 है, ये भी दुरुस्त है, ये भी क्या है बेटा आपके पास दुरुस्त है, ठीक है। और स्पिन क्या होगी बेटा, हाफ स्पिन होगी, माइनस होगी या प्लस होगी। तो ये क्या है बेटा, परमिसिबल है, ये क्या है बेटा, परमिसिबल है, ठीक है। तो ये किसी एक इलेक्ट्रॉन का, किसका है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। तो अब आगे देखें, तो अब दिया हुआ बेटा हमारे पास दिया हुआ n = 1, ठीक है। n क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो अगर जब n की वैल्यू 1 हो तो l की वैल्यू 0 होती है, तो ये गलत है। तो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या है बेटा, गलत है। तो ये क्या है, नॉट परमिसिबल, नॉट परमिसिबल, ठीक है। तो अगर l की वैल्यू 1 हो तो n की वैल्यू 1 नहीं होगी, ठीक है। n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 होनी चाहिए। चौथा देखते हैं इसमें क्या है, n की वैल्यू 2 है, सही है, l की वैल्यू 0 सही है। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 1 2 होगी। तो यहाँ पे 0 तो है, ये भी दुरुस्त, ये भी दुरुस्त। तो l की वैल्यू 0, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में रखें 2, l की वैल्यू 0 + 1, तो ये आया टोटल आपके पास 1 आया। क्या आया बेटा, टोटल 1। तो आपके पास जो m की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, 0। m की वैल्यू क्या होगी, 0, इसके साइड में कोई नंबर भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या मौजूद है, 1। तो ऐसा कोई क्वांटम नंबर का सेट आपके पास मौजूद नहीं है, तो ये भी क्या है बेटा, नॉट परमिसिबल है, नॉट परमिसिबल है, ठीक है। अब बाकी एक और देख लें, तो डायरेक्ट यहाँ पे स्पिन आपको दे दी गई, तो स्पिन आपको क्या दी गई, यहाँ पे स्पिन आपको दी गई 0। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन 0 होती ही नहीं, तो मैंने तो इसको एक्स्ट्रा देख लिया, तो पहले इसको देख लेना चाहिए था। तो स्पिन क्या है बेटा, 0, और किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन 0 नहीं होती। तो ये पहले ही नॉट परमिसिबल हो गया, इसको हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट इसको नॉट परमिसिबल भी लिखा जा सकता था, ठीक है। इसी तरीके से पाँचवा है, तो n = 3। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 2 तक हो सकती है, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 है, ये भी सही है। तो n की वैल्यू 2 है, तो अब m की वैल्यू के लिए काम करते हैं। तो क्या है बेटा, 2l + 1, तो 2 2 ज़ा 4 + 1 5 आया। तो m की वैल्यू टोटल 5 होगी, a होगी 0,
+1 +2 -1 -2, तो इसमें +2 आ रहा है, +2 आ रहा है, ये भी ठीक है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की स्पिन नेगेटिव होगी, तो ये क्या है बेटा आपके पास परमिसिबल है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपकी किताब में थे वो करवा दिए, 5 क्वेश्चन मैंने अपने तरफ से करवाए ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो उम्मीद करते तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तब तक के लिए दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।